नमस्कार। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे, 5 देखेंगे और आज ही रात में प्रैक्टिस सेट 6 भी हम देखेंगे। आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है और एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जनगणना से सवाल आता है। अब मान के चलिए हम लोग बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का जनगणना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं और बिहार का एग्जाम दे रहे हैं। अगर हम लोग रेलवे का एग्जाम देते तब भारत का जनगणना हम लोग को देखना पड़ता, लेकिन बिहार का एग्जाम में अगर आपको बिहार का जनगणना के बारे में पता नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन अगर छूट जाए तो वही 1 से 2 क्वेश्चन के चलते अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो कितना अफसोस होगा। इसी को हम ध्यान में रखते हुए आज शाम में एक क्लास लाएंगे। आधा से पौने घंटा का क्लास होगा बिहार जनगणना, और साथ में उसी में ऐड कर देंगे भारत की जनगणना। जैसे अगर आपसे पूछे कि बिहार का जनसंख्या अभी कितना है तो आप क्या मारिएगा आंसर। बिहार का जनसंख्या अभी 10.41 करोड़ है। कितना है? 2011 की जनगणना के आधार पर 10.41 करोड़। इसी के बगल में हम लिख देंगे कि भारत की जनगणना 121.08 करोड़ है, 08 करोड़ है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे बिहार की जनगणना को। एक भी सवाल जनगणना से बाहर नहीं जाएगा, आप लोग वो क्लास देखिएगा। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ICAR ये क्या चीज है और इसका स्थापना कब हुआ है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाम से ही पता चलता है अनुसंधान, यानी कृषि के क्षेत्र में ये सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। और इसकी स्थापना अगर हम लोग देखें तो इसका स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है। कहां है? नई दिल्ली में है। ये 2 चीज आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि 8 वर्गों में बांटा है। 8 वर्गों में सबसे पहला होगा जलोढ़ मृदा, यह है 43%। लाल पीली मिट्टी, ये लाल पीली मिट्टी कितना परसेंट है? ये 18% है। इसे हम पीली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि लाल मिट्टी को जल योजित रखने पर यह पीला दिखने लगता है, इसलिए इसे हम लोग लाल पीली मिट्टी कहते हैं। ये कितना परसेंट है? 18%। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो काली मृदा, काली मृदा कितना परसेंट है? 15% है। उसके बाद हम देखते हैं लेटेराइट मृदा, ये 3.7% है। ये चारों आपको क्रम से याद रखना है, क्योंकि ये क्रम से ही है। सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा, उसके बाद लाल मृदा, उसके बाद काली मृदा, उसके बाद लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। उसके बाद देखें 5वां पर्वतीय मृदा। उसके बाद देखते हैं 6ठा मरुस्थलीय मृदा। 7वां अगर हम लोग देखें तो लवणीय मृदा, और 8वां देखें पीट मृदा, पीट मृदा, पीट मृदा। यही 8 वर्गों में
ICAR के द्वारा विभाजित किया है। ICAR। अब हम लोग देखते हैं कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी कहलाता है। उसके बाद विश्व मृदा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। 5 दिसंबर को मनाते हैं। एक स्वस्थ मृदा का पीएच मान 6 से 7 होता है। 6 से 7 होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पायरोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम लोग उच्च तापमान को मापते हैं। जैसे अगर हम लोग को पता करना है कि सूर्य का तापमान कितना सेंटीग्रेड है तो किससे पता करेंगे? तो पायरोमीटर से पता करेंगे। पायरोमीटर से पता करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उच्च तापमान या सूर्य का तापमान। उसके बाद देखते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को अगर हम लोग मापते हैं तो बैरोमीटर से। बैरोमीटर से। बैरोमीटर से। अगर आर्द्रता मापते हैं हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से। हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर से। जबकि घनत्व नापते हैं, ये मापते हैं हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से। जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से। चलिए देखते हैं अब हम लोग तीसरा सवाल। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन सा है सबसे अच्छा चालक? तो चांदी का भैया तार लगाइए, एकदम बिजली अच्छा पाइए। चांदी का तार लगाइए और बिजली अच्छा पाइए। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक है। अगर उसके बाद देखें तो तांबा आएगा, उसके बाद देखें तो सोना आएगा, उसके बाद देखें तो लोहा आएगा। जैसे देखिए चांदी आएगा यानी AG चांदी आएगा, उसके बाद CU तांबा आएगा, उसके बाद AU सोना आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका लोहा आएगा, उसके बाद क्या आएगा? लोहा आएगा। यानी FE यानी लोहा आएगा। लोहा आएगा। इसी आधार पे आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा सवाल। विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल। विटामिन B12। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? तो कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। कौन सा धातु? कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। उसके बाद ये जस्ता जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग जिंक भी बोलते हैं। ये कहां पाया जाता है? तो इंसुलिन में। कहां पाया जाता है? इंसुलिन में। ये लोहा कहां पाया जाता है? सेब में, पालक के साग में ये लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर सवाल। 2025 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? वी रामासुब्रमण्यम। वी रामासुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
अगर इसका हम लोग स्थापना देखें तो 12 अक्टूबर 1993 को, कब हुआ है? 12 अक्टूबर 1993 को। लेकिन यह कार्य जो करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत यह अपना कार्य करता है। यह अपना कार्य करता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत यह कार्य करता है। यह कार्य करता है। अब हम देखते हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये किस पद पर है अभी? तो ये 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के ये क्या है अभी? अध्यक्ष है। 16वें वित्त आयोग के, 16वें वित्त आयोग के। प्रियांक कानून गो, प्रियांक कानून गो ये किस पद पर अभी है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इस पद पर हैं प्रियांक कानून गो, प्रियांक कानून गो। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो क्या होता है? यकृत या लीवर, यकृत या लीवर। और दूसरा पूछे तो दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है, अग्नाशय होता है। चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ है? तो अमेरिका में। कहां हुआ है? अमेरिका में। कहां हुआ है? अमेरिका में। और भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 का आंसर हो जाएगा बी, 8 का आंसर हो जाएगा बी। फिर देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। यह प्रश्न जनगणना 2011 से है, इसलिए हम कहते हैं कि जनगणना आप लोग को देख के जाना है एग्जाम देने। हम क्लास ला रहे हैं जनगणना का, लेकिन अभी हम क्लास इसमें किए थे भारत की जनगणना का। आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। भारत की जनगणना का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल। इसमें आपको सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित है। जैसे महादेवी वर्मा, ये यामा जो है, यामा की रचना किसने किया है? तो महादेवी वर्मा ने किया है। उल्टा दिया है ना, लेकिन डी नंबर सही है, डी नंबर सही है। सुमित्रानंदन पंत ने चितंबरा का लेखक किया था। चितंबरा का रचना किसने किया था? सुमित्रानंदन पंत ने, सुमित्रानंदन पंत ने। फिर देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कौन सा बुक लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने कमायनी, कौन सा बुक लिखा है? कमायनी, कमायनी। कमायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। महादेवी वर्मा ने कौन सी रचना किया है? यामा। यामा किसने किया है? महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं? चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जले हुए चावल का साक्ष्य मिला है, जला हुआ चावल का। कहां से भाई? लोथल से मिला है, लोथल से मिला है, लोथल से मिला है। लोथल,
लोथल कहां पड़ता है? लोथल गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यह किस नदी पर है? लोथल भोगवा नदी पर है। लोथल किस नदी पे है? लोथल भोगवा नदी पे है। यहां से जले हुए चावल का साक्ष्य मिला है। जले हुए चावल का साक्ष्य मिला है। लेकिन रंगपुर से, जो कहां पड़ता है? पंजाब में। जो कहां पड़ता है? पंजाब में। रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। रंगपुर से, जो कहां पड़ता है? पंजाब में। यहां से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। धान की भूसी का प्रमाण मिला है। लोथल से ही हम लोग को बंदरगाह की जानकारी मिलता है। बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिलता है? लोथल से। लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहां पड़ता है? तो राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी पर है? तो घग्गर नदी पर। किस नदी पर? घग्गर नदी पर। यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब हम लोग देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहां है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। बाबा की नगरी में है। बाबा की नगरी में है। किस नदी पे है? आलमगीरपुर हिंडन नदी पे। हिंडन नदी पे है। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूर्वी स्थल है। ये क्या है? पूर्वी स्थल है। पूर्वी स्थल है। पूर्वी स्थल है। अगर उत्तर स्थल देखे तो मांडा है। दक्षिण देखे तो दैमाबाद है। दैमाबाद है। और पश्चिम देखे तो सुत कांगेडोर है। सुत कांगेडोर है। सुत कांगेडोर है। फिर देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा कहां है अभी वर्तमान में? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में है। चलिए देखते हैं, ढेर हो जाएगा, फिर ज्यादा लेट हो जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया। अनुच्छेद 110 में। अगर हम लोग देखें कि धन विधेयक की परिभाषा कहां दिया है? अनुच्छेद 110 में। लेकिन धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान कहां दिया है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान कहां दिया है? विशेष प्रावधान कहां दिया है? तो 109 में दिया है। कहां दिया है? 109 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 108 में क्या है? तो यहां पे है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन अर्थात जब दोनों सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में किसी बिल को लेकर मतभेद हो जाए, उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करता है। इसका अध्यक्षता करता है। चलिए देखते हैं 13 नंबर सवाल। जहांगीर ने मुख्य रूप से किस कला को संरक्षण दिया था? तो यह इजी सवाल है। चित्रकला को। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। चित्रकला का स्वर्णकाल। चित्रकला का स्वर्णकाल। देखते हैं 14 नंबर सवाल। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? हरा कशिश। हरा कशिश। हरा कशिश क्या हो जाएगा? हरा कशिश का तो फेरस सल्फेट, यानी FeSO4 7H2O। 7H2O।
ये क्या है? हरा कशिश। हरा कशिश देखते हैं हम, ये लाए हैं सर के द्वारा जो बताया गया है। देखिए यहां पे हरा कशिश FeSO4 7H2O 7H2O यानी फेरस सल्फेट को हम कहते हैं हरा कशिश। CuSO4 अगर 5 है, यहां 5 है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट। अगर 7 आ जाता है तो फेरस सल्फेट, अगर 5 आ जाता है तो कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा या तूतिया, तूतिया भी कहते हैं। ZnSO4 7H2O यानी जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट को हम लोग उजला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? उजला थोथा। COSO4 7H2O कोबाल्ट सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट को हम लोग लाल थोथा कहते हैं, लाल थोथा। एक होता है जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फाइड जो होता है इसका उपयोग कृतकनाशी, चूहे को मारने वाले दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा कि चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो जिंक फॉस्फाइड का, जिंक फॉस्फाइड का। उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कि लाल थोथा किसे कहते हैं, तो कोबाल्ट सल्फेट को, कोबाल्ट सल्फेट को। आपसे सवाल पूछेगा उजला थोथा किसे कहते हैं, तो जिंक सल्फेट को, जिंक सल्फेट को। नीला थोथा किसे कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को। अब 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर ये मैथ का सवाल है। 15 नंबर में हम लोग आंसर देंगे डी। अब देखते हैं 16 नंबर सवाल। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व को हेलोजन कहा जाता है? किस वर्ग के तत्व को हेलोजन कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा वर्ग 17, वर्ग 17, वर्ग 17। हेलोजन ये क्या होता है? आप लोग अगर आवर्त सारणी पढ़िएगा तो उसमें ग्रुप 17 होता है। ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन समूह कहते हैं। क्यों कहते हैं हेलोजन समूह? क्योंकि इसमें क्या होता है, सॉल्ट यानी नमक, जैसे हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कहां होता है, तो हेलोजन समूह में होता है। कहां होता है, तो हेलोजन समूह में होता है। इसका हम लोग अगर ट्रिक देखें तो इसका ट्रिक होता है फिर कल बाहर आई आंटी। क्या होता है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इससे हो जाता है फ्लोरीन, इससे हो जाता है क्लोरीन, बाहर से हो जाता है ब्रोमीन, आई से हो जाता है, आई से हो जाता है आयोडीन, आंटी से हो जाता है एस्टेटाइट, एस्टेटाइट। 1 2 3 4 5 एस्टेटाइट। ये सभी हेलोजन समूह में आते हैं। ये सभी हेलोजन समूह में आते हैं, हेलोजन समूह में आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप लोग आवर्त सारणी पढ़िएगा ना, ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद नहीं बोल रहा है, मंत्रिमंडल बोल रहा है। मंत्री परिषद अलग है, मंत्री परिषद अलग है, ये नहीं बोल रहा है, मंत्रिमंडल बोल रहा है। इसमें होगा अनुच्छेद 352। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा जब तक मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश ना हो। यह पहली बार प्रयोग किया था मंत्रिमंडल शब्द अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। इसलिए
अनुच्छेद 352 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर सवाल, इसमें हो जाएगा ए नंबर आंसर। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो किस वर्ष शुरू किया था? 1917 में। किस वर्ष शुरू किया था? 1917 में। 20 का देखते हैं, इसका भी बी हो जाएगा। देखते हैं यहां गांधी जी के बारे में दिया है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। गांधी जी को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसी अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे और इसी अधिवेशन में बिहार का नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से क्या किया? भेंट किया, मुलाकात करके बिहार के चंपारण का हालत बताया कि आप चंपारण आइए, चंपारण के किसानों का दुख दर्द समझिए। उसके बाद गांधी जी चंपारण आता है। चलिए देखते हैं। लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। किसे किया? गांधी जी को किया। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को कहां पहुंच गया? पटना पहुंच गया। उसके बाद 15 अप्रैल को कहां पहुंचा? जो चंपारण पहुंच गया। किस दिन पहुंचा? 15 अप्रैल को पहुंच गया। उसके बाद चंपारण में तिनगठिया प्रणाली, यह क्या है तिनगठिया प्रणाली? 20 कट्ठा खेत में, 20 कट्ठा खेत में, देखिए 20 कट्ठा खेत को ही हम लोग कहते हैं 1 बीघा, लेकिन उस समय 20 कट्ठा बोला जाता था। 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत में जो है ना, 20 कट्ठा आपका खेत है, उसमें 3 कट्ठा में आपको नील का खेती उगाना अनिवार्य कर दिया था। 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत पर आपको नील उगाना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज। नील उगाना, जब नील उगाया जाता है तो उससे जमीन क्या होता है? बंजर हो जाता है। तिनगठिया प्रणाली लागू की थी, जिसके अनुसार 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसका विरोध चंपारण के किसान कर रहे थे। सही बात है, चंपारण के किसान कर रहे थे। चंपारण के किसानों की इस समस्या में गांधी जी के अन्य सहयोगी, जैसे गांधी जी आया तो उसके साथ कौन कौन आया था? देखिए, आचार्य जेबी कृपलानी। आपसे सवाल अगर पूछेगा कि गांधी जी के साथ आचार्य जेबी कृपलानी जो आया था, ये एक शिक्षिका था। कौन था? एक शिक्षिका था। उसके बाद देखते हैं राजेंद्र प्रसाद भी आया था, महादेव देसाई भी आया था, नरहरि पारिक भी आया था, अनुग्रह नारायण सिंह भी आया था। तिनकठिया प्रणाली के लिए चंपारण के किसानों से वर्ष 1867 में अनुबंध किया गया था। नील की खेती मृदा के लिए हानिकारक साबित हो रहा था। बंजर करता है तो हानिकारक तो होबे करेगा। गांधी जी के सत्याग्रह के बाद बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट ने चंपारण कृषक जांच समिति बनाया। कौन सा समिति बनाया? चंपारण कृषक जांच समिति बनाया, जिसमें गांधी जी भी इस समिति का क्या बना? सदस्य बना, शामिल थे, सदस्य बना। एक था बत्तक मियां। कौन था? बत्तक मियां नामक व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। आपसे सवाल इसमें पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो बत्तक मियां ने। किसने? बत्तक मियां ने। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह ने उन्हें भारत के राजनीति में अलग पहचान दिलाई। इसी सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया। महात्मा की उपाधि दिया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में
निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा निकेल। हम लोग निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं वनस्पति तेल बनाने में, वनस्पति तेल बनाने में, वनस्पति तेल बनाने में। उसके बाद देखते हैं किस देश में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रयोग हुआ था? तो चीन। चीन में प्रथम बार हुआ था। जबकि अगर हम लोग देखें प्लास्टिक मुद्रा का प्रथम बार प्रयोग कहां हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हुआ है प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग। उसके बाद एक होता है क्रिप्टो करेंसी, जिसे हम लोग छू नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी को अल सल्वाडोर ने सर्वप्रथम वैध मुद्रा घोषित किया। किसने किया सर्वप्रथम? अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन इसमें देखिए 5 छात्रों के अंक 25, 35, 45, 50, 15 है। औसत अंकों की गणना करें। पांचों को जोड़ दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? तो इसमें हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो के द्वारा। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने देखा था। 25 नंबर सवाल देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? तो यह पंजाब राज्य ने शुरू किया है। पंजाब का मुख्यमंत्री अभी कौन है? आम आदमी पार्टी का। कौन है? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम-स्टर्न थे। कौन थे? पाम-स्टर्न थे। अभी जो आप देख रहे हैं ये विंस्टन चर्चिल, ये कब थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थे। लेकिन क्लीमेट एटली हम देखें प्रधानमंत्री कब थे? भारतीय आजादी के समय थे। 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 भारत स्वतंत्रता के समय यही था। क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली। भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में निहित है। संसद में निहित है। अवशिष्ट सूची जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। कहां किया गया है? अनुच्छेद 248 में। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद को है। भारत का संसद उन सभी विषय पर कानून बना सकता है। उन सभी विषय पर कानून बना सकता है जिसका उल्लेख राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में ना हो। इन तीनों सूची को छोड़ाकर, इन तीनों सूची को अगर मान के चलिए जो विषय राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में ना हो तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। जैसे ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन पहले था नहीं था, अब आया है नया ऑनलाइन, इस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। जैसे परमाणु अनुसंधान, इस पर कौन कानून बनाएगा? संसद बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन है। 3 लिस्ट का वर्णन है। किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। कितना बार हम ये चीज बता दिए हैं, बहुत बार ये सवाल आप लोग को बता दिए हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगा। समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाएगा? तो राज्य और केंद्र दोनों बनाएगा। लेकिन अगर किसी कानून पर
राज्य सरकार और केंद्र सरकार में टकरार हो जाए तो समवर्ती सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाएगा। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही कानून पे दोनों पे मतभेद हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा? तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अब देखते हैं हम लोग मूल संविधान में संघ सूची में कितना विषय था? तो 97 विषय था। राज्य सूची में 66 विषय था और समवर्ती सूची में 47 विषय था। लेकिन अभी अगर हम लोग वर्तमान में देखें तो संघ सूची में 97 से बढ़कर 100 हो गया, राज्य सूची में 66 से घटकर 61 हो गया, समवर्ती सूची में 47 से बढ़कर 52 हो गया। आपको यहां क्या दिख रहा है? 66 से घटकर 61 हो गया। कितना घटा है? तो 5 घटा है, 5 घटा है, लेकिन यहां 5 जुड़ा है। अर्थात 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया, समवर्ती सूची में डाल दिया। अब कौन कौन सा विषय है 5? तो शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतौल, न्यास प्रशासन, न्यास प्रशासन, ये 5 विषय है जो राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया, समवर्ती सूची में डाल दिया। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर सवाल, कौन केरल का शास्त्रीय नृत्य है? यह भी सवाल हम आपको पीछे पीछे बता दिए हैं। कथकली केरल, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, उत्तर भारत, उत्तर भारत। 29 नंबर सवाल देखते हैं, भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो गुलजारी, इस अनुसार से अगर देखें, ऑप्शन के अनुसार से अगर हम लोग देखें तो ये आंसर क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा। लेकिन अगर वही ऑप्शन में अटल वाजपेयी रहता तो सबसे कम दिन यही रहा है, 13 दिन। कितना दिन? 13 दिन। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो गुलजारी लाल नंदा मारेंगे आंसर, गुलजारी लाल नंदा। देखते हैं इसके बारे में, गुलजारी लाल नंदा के बारे में। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। गुलजारी लाल नंदा पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद ये क्या बना? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ तो उसके बाद फिर बना कार्यवाहक प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहां हुआ था? ताशकंद में हुआ था 1966 में, जब ये गया था ताशकंद समझौता करने के लिए। एक बार में सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री, देखिए यहां पे देखिए आप गौर से, एक बार में सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी संसद का मुख तक नहीं दे, संसद का सामना तक नहीं किया। चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने यानी साबित करने में असफल कौन रहा? देखिए नाम से ही पता चलता है, विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सका तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वास और विश्वनाथ प्रताप सिंह दोनों नाम सेम लगता है। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी सरकार में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोरारजी देसाई। और सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बना था। और सबसे अगर हम लोग युवा प्रधानमंत्री बोले तो कौन था? राजीव गांधी। 40 वर्ष में प्रधानमंत्री बना था, 40 वर्ष में। देखिए यहां लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर यानी ताशकंद में हुआ था।
भारत में अभी तक प्रधानमंत्री की अवधि सबसे ज्यादा किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। कितना? 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का रहा था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री बनने के समय वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे युवा राजीव गांधी। सबसे युवा राजीव गांधी। सबसे युवा राजीव गांधी। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर सवाल, इसमें आंसर हो जाएगा सी, 10%। 10% साधारण ब्याज है, निकाल लीजिएगा। कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? आप लोग जो कोहरा देखते हैं उसमें क्या सबसे ज्यादा पानी रहता है? नहीं, सबसे ज्यादा गैस रहता है, उसके बाद पानी रहता है, उसके बाद पानी रहता है। क्या होगा? गैसों में द्रव का विलयन, गैसों में द्रव का विलयन, गैसों में द्रव का विलयन। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है। क्या है? जातीय संसद है। अगर हम लोग बांग्लादेश का संसद का नाम देखें तो क्या है? जातीय संसद है। अगर डायट देखें तो कहां का है? डायट, डायट देखें तो कहां का है? तो जापान का है। डायट कहां का है? जापान का है। मजलिस कहां का है? ईरान का है। मजलिस कहां का है? तो ईरान का है। पार्लियामेंट कहां का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का है। कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहां का है? ऑस्ट्रेलिया। एक है ड्यूमा, ड्यूमा, ड्यूमा कहां का है? रूस का। ड्यूमा, ड्यूमा कहां का है? रूस का है। ड्यूमा कहां का है? रूस का है। नेसेट, नेसेट कहां का है? इजराइल का। नेसेट, नेसेट कहां का है? इजराइल का। इजराइल का, इजराइल का, इजराइल का, इजराइल का। हम लोग देखते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश कहां है? यहां है, यही है बांग्लादेश। किससे सीमा बनाता है? देखिए तो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। यहां पे सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम से नहीं बनाता है। पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, असम से बनाता है, मेघालय से बनाता है, और उसके बाद त्रिपुरा से बनाता है, और मिजोरम से बनाता है, मिजोरम से बनाता है। अगर हम लोग बांग्लादेश का ओवरऑल अगर थोड़ा सा थी देखें तो बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के बारे में अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। क्या है? ढाका है। और यहां का मुद्रा क्या है? टाका है। मुद्रा क्या है? टाका है। सांसद क्या है? जातीय सांसद है, जातीय संसद है। उसके बाद अगर हम लोग देखें राष्ट्रीय गान, यहां का राष्ट्रीय गान क्या है? अमार सोनार बंगला। क्या है राष्ट्रीय गान? अमान, अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला। ये किसने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचा गया है, अमार सोनार बंगला। उसके बाद 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर क्या करता है? भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़ने वाली क्या है? सड़क है। जोड़ने वाली क्या है? सड़क है। उसके बाद देखें भारत के साथ कितना सीमा ये बना रहा है? भारत के साथ अगर हम लोग देखें तो 4096 किलोमीटर ये सीमा भारत के साथ बनाता है। कितना? 4096 किलोमीटर। और त्रिपुरा, यहां पे देखिए ये है त्रिपुरा। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है कौन सा राज्य? त्रिपुरा। अगर देखें भारतीय राज्य कौन कौन सा सटल है तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 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 मिजोरम। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि सर्वोपरि का कौन सा होगा? सर्व, सर्व जोर ऊपरी, 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 सर्व जोर ऊ
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? तो जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। हम लोग देखते हैं WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। 7 अप्रैल 1948 को हुआ, इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं कब से? तो 1950 ईस्वी से। 1950 ईस्वी से मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? तो 1950 ईस्वी से। उसके बाद अगर हम लोग देखें, इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। उसके बाद देखें WHO में कितने सदस्य हैं? तो 194। कितने सदस्य हैं? 194 सदस्य हैं। WHO का भी अध्यक्ष कौन है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो डॉक्टर डॉक्टर टेड्रोस, यही इसका भी अध्यक्ष है। उसके बाद WHO के द्वारा 27 मार्च वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त किया था। भारत को पोलियो मुक्त किया था। अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी फ्रॉम। 36 नंबर सवाल देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया था? तो इसमें हो जाएगा पॉल विलार्ड ने। किसने किया था? पॉल विलार्ड ने। जबकि एक्स किरण का खोज किसने किया था? एक्स किरण का खोज किया था रोंटजन ने। एक्स किरण का खोज किसने किया था? रोंटजन ने। जबकि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। और रदरफोर्ड, ये क्या है? तो प्रोटॉन का जो है ना, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया। नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। अब देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल, इसमें आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है। कितना? 22 भाषाएं शामिल है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां होती है? तो सेरेब्रम में। कहां होती है? सेरेब्रम में। जो ये ललालट वाला भाग है ना, यही है सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, लगभग 66% यही होता है, सेरेब्रम, यानी अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है सेरेब्रम। यही क्या करता है? बुद्धि, यादाश्त, यही सब, यानी कि ज्यादा सोचने का शक्ति, यानी ज्यादा याद करने का शक्ति, सब ये सेरेब्रम है। उसके बाद जो ये सेरिबेलम हम लोग देखते हैं, शराब पीने पर यही जो है ना, शराब पीने पर यही गड़बड़ हो जाता है। ये क्या करता है? शरीर का संतुलन बना के रखता है। यही संतुलन बिगड़ जाता है शराब पीने के बाद यही गड़बड़ा जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। एक होता है थैलेमस, ये ठंडी और गर्मी का एहसास दिलाता है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। इसको हम लोग देखते हैं। यह है अपना भारत। इसमें हम लोग देखते हैं 22 भाषा के बारे में। 22 भाषा के बारे में आप लोग को इसी तरह याद रखिएगा, तो आप लोग को याद रहेगा। जैसे ऊपर में क्या है? कश्मीर है तो कश्मीरी, और यहां क्या है? कश्मीरी। यहां क्या है? सिंध, पाकिस्तान में है सिंध। कश्मीर, सिंध,
पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, बंगाल, हिंदी, यहां बिहार है, उत्तर प्रदेश में हिंदी ज्यादा बोला जाता है, असमिया। आपको इसी तरह याद रखना है। जैसे आप आंख बंद कीजिए और बोलिए ऊपर में कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ओडिसी, बंगाली, असमिया, ओडिसी, बंगाली, असमिया, हिंदी। इतना हो गया। उसके बाद उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 4 भाषा और है, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। देखिए इसको हम इधर करते हैं। अब आपको बोलना पड़ेगा। जैसे ऊपर में क्या था, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे गुजराती, मराठी, कन्नड़। उसके बाद आएंगे तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ओडिसी, बंगाली, असमिया, ओडिसी, बंगाली, असमिया। उसके बाद उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद क्या बोलेंगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। ये 22 भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। लेकिन आपको यहां और एक चीज जानना है, यह सिंधी भाषा जो जोड़ा गया है, यह 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जोड़ा गया, 1967 के तहत जोड़ा गया। ये जो देख रहे हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, इसे 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। और बोडो, संथाली, डोगरी, इसे, इसका ट्रिक याद रखिए, नेपाली मनी को, नेपाली मनी को, तो नेपाली से नेपाली, मनी से मणिपुरी, को से कोंकणी। और इसका ट्रिक होता है बागसा डोम, बागसा डोम। बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। बोडो कहां का, असम का, संथाली कहां का है, झारखंड का, डोगरी कहां का है, जम्मू कश्मीर का, मैथिली कहां का है, अपना बिहार का, अपना बिहार का। यही 22 भाषा है, यही 22 भाषा है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 71 और 21 को जोड़िएगा ना तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसी तरह आपको याद रखना है, इसी तरह आपको याद रखना है। सीधा बोलना है, आंख बंद करना है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद इधर ओडिसी, ओडिसी, बंगाली, और उसके बाद असमिया। उसके बाद संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। इसी तरह 22 भाषा आपको याद रखना है। अरे कहीं भी जाइए, एगो चिट्ठा रखिए हाथ में, देख लीजिए एक बार और बोलते जाइए। हो गया याद। अब क्या जिस समय पढ़ेंगे उसी समय इसको देखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। 40 नंबर सवाल। अब इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आप लोग देख लीजिएगा, मैथ का सवाल है। अनवरत योजना, अनवरत योजना की कार्य अवधि क्या है? इसे हम लोग कहते हैं रोलिंग प्लान। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर हो जाएगा 1978 से 1980, 1978 से 1980। हम आपको पंचवर्षीय योजना का कम से कम 2 से 3 बार ट्रिक बता दिए हैं। इसका ट्रिक है 3 पे 3, 5 पे 4, 80 पूरा, 90 92 जेब में। इस ट्रिक को याद रखिए, पूरा पंचवर्षीय योजना आ जाएगा। आपसे अगर सवाल पूछ ले कि प्रथम अवकाश योजना कब हुआ था, प्रथम अवकाश योजना, तो यह हो जाएगा 1966 से 1969 तक। उसके बाद आया अनवरत योजना। अनवरत योजना कब आया, 1978 से 1980। उसके बाद द्वितीय अवकाश योजना, द्वितीय अवकाश योजना कब हुआ था, 90 से 92, 90 से 92, 90 से 92। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है वो ट्रिक, 3 पे 3, 5 पे 4, 80 पूरा, 90 92 जेब में।
इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है? तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। अनंत होता है। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? संपूर्ण साक्षरता अभियान सबसे पहले मधेपुरा में शुरू हुआ। कहां पे शुरू हुआ? मधेपुरा में शुरू हुआ। मधेपुरा में शुरू हुआ। कहां पे शुरू हुआ था? तो मधेपुरा में शुरू हुआ था। 45 नंबर देखिएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता? अनुच्छेद 14 का यह बात कर रहा है। विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है कहां पे? तो अनुच्छेद 14 में। कहां पे किया गया है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में किस चीज का उल्लेख है? तो वाक्य और अभिव्यक्ति यानी कि बोल चाल की भाषा का स्वतंत्रता दिया गया है। जैसे वाक्य और अभिव्यक्ति का, जैसे मीडिया की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 19 में। झंडा फहराने की स्वतंत्रता किसमें है? 19 में है। किसमें है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में पहले 7 प्रकार का स्वतंत्रता हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 6 है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 का को में ले जाकर रख दिया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया। जैसे हम लोग देखें, अनुच्छेद 19 का को में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और खो में देखें तो बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार। गो में देखें सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? भारत का भ्रमण करेंगे। तो इसमें हो जाएगा भारत का भ्रमण करने की स्वतंत्रता। को खो गो घो, अंगो में हो जाएगा भ्रमण करेंगे, उसके बाद कहीं बस जाएंगे। भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता। उसके बाद बसेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? संपत्ति अर्जित करेंगे यानी कमाएंगे। तो चौ में क्या दिया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। छ में क्या दिया है? छ में दिया है काम काज यानी आजीविका की स्वतंत्रता। आजीविका की स्वतंत्रता। काम काज आप कर सकते हैं। काम काज मतलब ये नहीं है कि दारू का फैक्ट्री खोल दीजिए बिहार में। बिहार में दारू बंद है, चरस गांजा का नहीं। जो लीगल है आप उस काम को कीजिए, संविधान के अनुसार आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। ये संपत्ति का जो अधिकार है ये क्या किया है? अब समाप्त हो गया। मूल अधिकार से ये समाप्त हो गया। अब ये एक कानूनी अधिकार बन गया है। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद को में है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। ये क्या है? 20 का ए में क्या कहा गया है कि सजा जो है ना, अगर कोई कांड किया है तो सजा जिस समय कोई कांड किया है उसी समय के कानून से उसे सजा दिया जाएगा। सजा उसी टाइम का कानून से दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सजा हम किए आज और 5 साल के बाद अगर कोई नया कानून बन जाए तो उससे सजा देगा। नहीं, जो आज का कानून है उसी के अनुसार हमको सजा मिलेगा। यह अनुच्छेद 20 का 1 में कहा गया है। जबकि 20 का 2 में क्या लिखा गया है कि एक गलती की एक ही सजा होगा, यानी दोहरे दंड से इसमें क्या किया गया? बचाया गया है। अगर हम एक कांड करते हैं तो एक ही सजा मिलेगा। 2 में कहा गया है कि एक गलती के लिए या एक कांड के लिए, एक गलती के लिए एक सजा। एक गलती के लिए एक सजा। जबकि 20 के 3 में क्या कहा गया है कि अपने विरुद्ध यानी खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देना। खुद के विरुद्ध हमको कोई अथी नहीं कर सकता कि आप गवाही दीजिए। तो खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। कोई हमको अथी नहीं कर सकता है, गवाही देवे करो।
सीन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस कहां पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस पड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस पड़ता है। देख लेते हैं, यहां है। नदियां में देखते हैं, टेम्स नदी। टेम्स नदी कहां पे है? किसके किनारे है? तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। लंदन यानी इंग्लैंड। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पड़ता है, किस नदी के किनारे है? मैन नदी के किनारे। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, इसको याद रखिए, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे। काबुल अफगानिस्तान का काबुल नदी के किनारे। कराची सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर रावी नदी के किनारे। मास्को रूस का जो मास्को है किस नदी पर है? मास्कोवा नदी पर है। मॉन्ट्रियल जो कनाडा है किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। सेंट लॉरेंस नदी पर। न्यूयॉर्क हडसन नदी पर। सिडनी डार्लिंग नदी पर। सिडनी कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। डार्लिंग नदी पर। एक है वाशिंगटन डीसी यूएसए में पड़ता है, वाशिंगटन डीसी। ये किस नदी पर? पोटोमैक नदी पर। पोटोमैक नदी पर। रंगून जो कहां पे है? म्यांमार में। ये किस नदी पर है? तो इरावदी नदी पर। इरावदी नदी पर। वियना बेलग्रेड बुडापेस्ट ये सभी कहां है? डेन्यूब नदी पर। डेन्यूब नदी पर। टोक्यो जापान का टोक्यो कहां है? किस नदी पर? अरकावा नदी पर। सेंट लुइस यूएसए में पड़ता है, मिसिसिपी नदी पर। मिसिसिपी नदी पर। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, पर्थ स्वान नदी पर। पर्थ स्वान नदी पर। बगदाद टिर्गिस नदी पर। बगदाद टिर्गिस नदी पर। लिस्बन टेगस नदी पर। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पड़ता है, टेगस नदी पर। आश्वासन बांध नील नदी पर। काहिरा नील नदी पर। काहिरा नील नदी पर। काहिरा नील नदी पर। अब हम लोग देखते हैं 48 नंबर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग देख लीजिएगा, यह सम्मान अभी जस्ट सम्मान ही सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान ही सम्मान है। लगभग 32 से अधिक सम्मान मिल चुका है सब देश का। सोचिए, जिस देश जाता है सम्मान लेके आता है। इसको नामीबिया का सम्मान मिला है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्वी वितिया मिराबिलिस। वैली वितिया मिराबिलिस, यही सम्मान इसको मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो इसमें वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। और जल क्या है? एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि देखिए H2O, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। इसमें पता चलता है, लेकिन वायु में क्या पता चलता है? इसमें पता नहीं चलता है। इसमें देखिए नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो कहीं कहीं 20.95 लिखा रहता है, तो कहीं कहीं 21%। CO2 कितना है? तो 0.03%। आर्गन कितना है? तो 0.93%। इसी तरह दिया रहता है। ये जो वैल्यू है घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन ये घट बढ़ नहीं सकता है। ये घट बढ़ नहीं सकता, इसलिए क्या है? यौगिक है। अब देखते हैं हीरा और सोना। हीरा क्या है? एक तत्व है, ये एक आधातु है। हीरा क्या है? एक आधातु है। सोना क्या है? एक तत्व है, एक धातु है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है आचार्य। क्या होता है? आचार्य। एंजाइम एक डेस डेस है। एंजाइम क्या है? तो बायो उत्प्रेरक है। क्या है? बायो उत्प्रेरक। बायो उत्प्रेरक है। क्या है? बायो उत्प्रेरक। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और एंजाइम का कार्य क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस को बनाए रखना। एंजाइम का कार्य होता है शरीर के अंदर जो हम लोग खाना खाते हैं उसको पचाने में भी सहयोग करता है। पचाने में सहयोग करता है, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ये सब क्या है? सब एंजाइम ही है। ये सब क्या है? सब एंजाइम ही है। जब एक लिफ्ट
ऊपर की ओर त्वरण के साथ जाती है तो उसमें स्थित व्यक्ति के भार पर क्या महसूस होगा? तो भार में वृद्धि महसूस होगा। क्या होगा? भार में वृद्धि महसूस होगा। देखिए, लिफ्ट से 2-4 सवाल ज्यादा नहीं बनता है, 4 से 5 सवाल बनता है। उसी 5 सवाल में घूमते रहता है लिफ्ट में, उसी 5 सवाल में। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर कोई लिफ्ट समान वेग से, उसका वेग समान है, समान वेग से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या वस्तु के भार में कुछ होगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर समान वेग से एक लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसमें जो बैठा व्यक्ति है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर एक लिफ्ट समान त्वरण से, अगर एक लिफ्ट है समान त्वरण से अगर ऊपर जा रहा है तो भार क्या होगा? भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। लेकिन अगर नीचे आ रहा है समान त्वरण से तो क्या होगा? भार घटेगा, भार घटेगा, भार घटेगा। 3 सवाल हो गया। अब एक सवाल पूछता है कि जब लिफ्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा हो, अगर उसका रस्सी टूट जाए तब क्या होगा? अगर उसका रस्सी टूट जाए तब क्या होगा? भारहीनता हो जाएगा। उसमें जो बैठा व्यक्ति है उसका क्या हो जाएगा? भारहीनता हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? भार शून्य हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा। यही 4 सवाल बनता है। अगर आपसे पूछे कोई लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो भार में कोई परिवर्तन नहीं। अगर कोई व्यक्ति या कोई लिफ्ट, अगर कोई लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रहा है तो भार बढ़ेगा, नीचे आएगा तो भार घटेगा। अगर रस्सी टूट गया तो भारहीनता यानी भार शून्य। अगर आपका जी यानी त्वरण का मान जी के मान से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? जाके छत से टकरा जाइएगा, छत से टकरा जाइएगा। यही 4-5 सवाल लिफ्ट से आता है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है? तो स्थितित ऊर्जा होता है। क्या होता है? घड़ी में चाबी देके छोड़ दीजिए, स्थितित ऊर्जा होता है, स्थितित ऊर्जा होता है, स्थितित ऊर्जा होता है। अब हम लोग देखते हैं 54 नंबर सवाल। अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो विगत। क्या होता है? विगत, विगत होता है, विगत। क्या होता है? विगत होता है। उसके बाद 55 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 56 नंबर सवाल, भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था। हम आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बताए हैं कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है, और कैसे गठित हुआ इसका इतिहास हम आपको बता दिए हैं। चलिए फिर एक बार हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एस के धर आयोग, एस के धर आयोग जून 1948 में बना, एस के धर आयोग। और यह आयोग अपना रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दिया। कब दिया? दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में दिया। और कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक आधार पर होगा। उसके बाद फिर दूसरा कमेटी बना, जेवीपी समिति बना, जेवीपी समिति बना, जेवीपी दिसंबर 1948 में बना। रिपोर्ट दिया दिसंबर में, फिर दिसंबर में ही 1948 में जेवीपी समिति बना। अब इसने देखा कि क्या ये सही बात है, तो जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 व्यक्ति थे इस समिति में।
इसने अपना रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दिया। कब दिया? अप्रैल 1949 में। इसने भी सेम बात बोला कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक आधार पर होगा। उसके बाद कांग्रेसी नेता पोट्टी श्री राम लल्लू क्या किया? अनशन पर बैठ गया। पोट्टी श्री राम लल्लू अनशन पर बैठ गया। कब? 1952 में। 1952 में अनशन पर बैठ गया। उसके बाद 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इसका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया। और जैसे मृत्यु हुआ उसके बाद क्या हुआ? भगदड़ और भगदड़ होने लगा और भगदड़ होने लगा। इससे डरकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश को बनाया। 1 अक्टूबर 1953 को कौन सा राज्य बनाया? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। उसके बाद तेलुगु भाषाई आधार पर इसको गठन किया था आंध्र प्रदेश को। उसके बाद मान के चलिए गठन कर दिया। तब उसके बाद क्या आया? फजल अली आयोग 1953 में ही बना। जो फजल अली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उसने ही सिफारिश दिया था और फजल अली आयोग 1953 में बना था और अपना रिपोर्ट 1955 में दिया था। 1955 में इसने कहा, फजल अली आयोग ने, कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा लेकिन एक भाषा एक राज्य ऐसा नहीं होगा। जैसे गुजराती के लिए सिर्फ गुजरात नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें बिहारी भी रहेगा, उसमें बंगाली भी रहेगा, उसमें मराठी भी रहेगा। ऐसा फजल अली आयोग का कहना था। उसके बाद क्या हुआ? संविधान में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आया। 7वां संविधान संशोधन 1956 आके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया? गठन किया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। फजल अली आयोग जो था ना त्रिसदस्यीय था। एक था फजल अली जो इसका अध्यक्षता किया था। उसके बाद था एक था के.एम. पनिकर और था हृदयनाथ कुंजरू। उसके बाद हम लोग देखते हैं 57 नंबर सवाल। संविधान सभा की प्रथम सत्र का आयोजन कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 58 नंबर सवाल। 58 नंबर कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। चलिए देखते हैं इसके बारे में। संविधान सभा की प्रथम सत्र का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। आपसे सवाल पूछे कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण में लगा कितना समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। उसके बाद देखें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में कौन बना अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष बना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा के प्रथम अगर उपाध्यक्ष देखें मनोनीत किया फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे प्रथम उपाध्यक्ष? फ्रैंक एंथोनी थे। तथा प्रथम चयनित उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे, बी.एन. राव थे। तथा प्रथम सचिव कौन थे? एच.वी.आर. अयंगर, एच.वी.आर. अयंगर थे। फिर देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 5वीं बैठक में पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद हम लोग देखते हैं 58 नंबर सवाल, 58 नंबर का हो जाएगा डी। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोना के नाम से, कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय यही दिखाई देता है, कोरोना। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक होते हैं स्वर्ण वर्ण, एक होते हैं व्यंजन वर्ण, एक होते हैं वोवेल, एक होते हैं कॉन्सोनेंट। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है? चिल्का झील जो है ना, चिल्का झील कहां है? ओडिशा में है। चिल्का झील कहां है? ओडिशा में है। चिल्का झील रामसर साइट में, रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला स्थल चिल्का झील था, जो 1981 में शामिल हुआ था, 1981 में शामिल हुआ था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं भाई? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग बोलिए, चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद बोलिए, चाहे योजना आयोग बोलिए, ये सभी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। अभी अगर देखें तो इसका अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी है। और इसका उपाध्यक्ष कौन है? और इसका सीईओ कौन है? सीईओ अभी कौन है? निधि छिप्पर, निधि छिप्पर। इसका अभी कौन है? इसका है अभी अशोक कुमार लाहौरी। इसका अभी कौन है उपाध्यक्ष? अशोक कुमार लाहौरी, अशोक कुमार लाहौरी, ये याद रखना है आपको। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 द्वीप का शुभंकर क्या था? तो पर्ल या डॉल्फिन था। क्या था? पर्ल या डॉल्फिन था। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। कलिंग विजय का उल्लेख हम लोग अगर देखें तो 13वें शिलालेख में है। कलिंग ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था। कलिंग के विरुद्ध क्या किया था? अभियान किया था। और उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसली थी। और कलिंग का राजा कौन था? तो पद्मनाभ था। कौन था? पद्मनाभ। कौन था? पद्मनाभ। अशोक का शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़ा था? और अशोक का शिलालेख का खोज किसने किया था? 1750 ईस्वी में। कब? 1750 ईस्वी में किसने अशोक का शिलालेख के खोजा? तो टी फेंथले ने। टी फेंथले ने। उसके बाद अशोक का शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो 1837 में जेम्स प्रिसेप ने। जेम्स प्रिसेप ने। किसने? 1750 में टी फेंथलर ने। टी फेंथलर ने खोजा था। और 1837 में सर्वप्रथम पढ़ा इसे किसे? जेम्स प्रिसेप ने। जेम्स प्रिसेप ने। जेम्स प्रिसेप ने। जेम्स प्रिसेप ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं 65 नंबर सवाल। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है?
उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, ओडिशा, बिहार से नहीं होगा। सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्रुवगढ़ है, ध्रुवगढ़ है। और पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी, अनाईमुडी। यही है भारत का नक्शा। और ये जो आप देख रहे हैं सारे 23 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा पूछे कि कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। पहले हम लोग कर्क रेखा देखते हैं, उसके बाद भारतीय मानक समय रेखा देखते हैं। कर्क रेखा 8 राज्य से, जैसे हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यही 8 राज्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी 8 राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो भारत को बीचों बीच से क्या करता है? विभाजित करता है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा यही है, भारतीय मानक समय रेखा। तो ये हो गया यूपी, ये हो गया एमपी, ये हो गया छत्तीसगढ़। यहां से कटेगा, गलती कट गया है। ये हो गया यूपी, ये हो गया एमपी, और ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका ओडिशा, और ये हो गया आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्य से भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है, यही 5 राज्य से। एक चीज आप गौर कीजिए कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कहां पे काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। कहां पे काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में काटती है। अब 68 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 68 नंबर में आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसको हम लोग मिलाते हैं। मौलिक अधिकार, कहां से हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं? तो अमेरिका से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी हम कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। संसदीय सरकार कहां से लिए हैं? तो ब्रिटेन से। संघ राज्य संबंध कहां से लिए हैं? कनाडा से। आप लोग मिला लीजिएगा। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन शब्द का प्रयोग, दर्शन शब्द का प्रयोग। वह कौन से मूल रंग है जिससे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट किए जाते हैं? तो प्राथमिक कलर लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। जैसे इसमें पूछा जाता है प्राथमिक कलर, द्वितीयक कलर और पूरक कलर, इसमें तीनों आपको याद रखना है। जैसे आप लोग को बनाना है, इसी तरह एक मैप बनाना है। लाल हरा नीला, रेड ब्लू, लाल हरा नीला, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। इसी तरह आपको दे देना है। उसके बाद एक ट्रिक आपको क्या दे देना है? यहां लिख देना है YMC। हो गया। मात्र इतना याद रखिए, आपसे सवाल बन जाएगा। इसमें कोई भी सवाल आएगा तो आपसे सवाल बन जाएगा। आपको याद रखना है लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, उसके बाद YMC, YMC। इतना याद रखिए, आपसे सवाल बन जाएगा। देखिए यहां बीच बीच में लिख देंगे श्वेत रंग, अब देख लीजिए आप, ये है मेजेंडा, मेजेंडा, और ये है येलो, और ये है सयान, ये है लाल, ये है हरा,
ये है नीला। अब आपसे सवाल पूछेगा कि प्राथमिक कलर कौन सा है, तो आपको आंसर देना है लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। अब आपको पूछेगा कि द्वितीयक कलर कौन सा है, तो द्वितीयक देना है YMC, YMC। क्यों भाई द्वितीयक कलर ये क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ है लाल और नीला से मिलकर मेजेंटा बना है, नीला और हरा से मिलकर सयान बना है, लाल और हरा से मिलकर येलो बना है, लाल और हरा से मिलकर येलो बना है। इसी तरह अब देखते हैं पूरक कलर। दो कलर मिलाने से अगर श्वेत रंग बनता है तो उसे हम यानी पूरक कलर कहते हैं। जैसे देखिए नीला और येलो, इन दोनों को अगर मिलाते हैं, देखिए इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो श्वेत रंग बनता है, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो श्वेत रंग बनता है। अगर हरा और मेजेंटा को मिलाते हैं तो श्वेत रंग बनता है, अगर सियान और लाल को मिलाते हैं तो श्वेत रंग बनता है। यही है और कुछ नहीं है। इसी मैप को आप इसी अथी को याद रखिए, आपसे सवाल बन जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, आप हमेशा याद रखिएगा यानी RBG, RBG यानी लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, उसके बाद YMC, इतना याद रखिए, सवाल बन जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अगर दूसरा पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, अगर तीसरा पूछे तो ब्रह्मदत्त थे। आपसे सवाल ज्यादातर याद रखिएगा ब्रह्मदत्त का। क्यों? क्योंकि ये दरोगा में सवाल पूछा गया था कि तीसरा सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक। मुर्रा एक प्रमुख नस्ल है, यह निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल है? तो मुर्रा भैंस का नस्ल है। मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, ये सभी क्या है? भैंस का नस्ल है। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 के विजेता कौन बने? पहला खो खो वर्ल्ड कप, तो इसका विजेता कौन बना है? भारत। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है? तो ये ब्रिक्स का बैंक है। किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। BRICS, ये ब्रिक्स का बैंक। किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? तो ये इसका स्थापना वर्ष 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। ये क्या है? विकासशील ये क्या है? तो विकासशील देशों का एक संगठन है ब्रिक्स। इसका स्थापना वर्ष 2001 में जिम ओ नील ने ब्रिक्स यानी BRIC, ब्रिक्स यानी एस नहीं था, BRIC के नाम से किया था। BRIC के नाम से किया था। BRIC का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 2009 में। 2009 में हुआ। कहां हुआ था? तो रूस में हुआ था, यकिंतबर्ग में। कहां पे? यकिंतबर्ग में। उसके बाद अगर हम लोग देखें वर्ष 2010 में इसमें क्या हुआ? साउथ अफ्रीका जुड़ गया। ब्रिक्स में कौन हुआ? ब्रिक्स में 2010 में जो है ना, साउथ अफ्रीका जुड़ गया, यानी दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया। दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया, तब इसका नाम हो गया अब ब्रिक्स। इसमें हो जाता है देश जैसे ब्राजील, बी से हो गया ब्राजील, आर से हो जाता है रूस, आई से हो जाता है इंडिया, सी से हो जाता है चीन, और एस से हो जाता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की 5R मुद्रा है। आपसे सवाल अगर पूछ ले कि 5R मुद्रा किसका है, तो ब्रिक्स का है।
5R मुद्रा। जैसे हम लोग देखें, ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? ब्राजील की मुद्रा का नाम है रियाल। क्या है? रियाल। उसके बाद रूस का मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल। क्या है? रूबल। और इंडिया का क्या है? रुपया। चीन का मुद्रा का नाम क्या है? रेमनबी। और दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा का नाम क्या है? तो रेंड। क्या है? दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा का नाम क्या है? तो रेंड। 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 ये 5R मुद्रा किसका है? तो ब्रिक्स का मुद्रा है। ब्रिक्स का मुद्रा है। अब हम लोग देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। स्थापना वर्ष 2014 में। कार्य प्रारंभ वर्ष 2015 में। मुख्यालय कहां है? संघाई चीन में। संघाई चीन में। प्रारंभिक पूंजी कितना था? 100 मिलियन नहीं, बिलियन। 100 बिलियन डॉलर। 100 बिलियन डॉलर। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के वी कामत। के भी कामत। के भी कामत ये भारत का था। के भी कामत। के भी कामत। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 के विजेता भारत बना। मेजबान भी कौन था? भारत था। आयोजन इंदिरा गांधी एरिया नई दिल्ली में हुआ था। विजेता भारत, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। उप विजेता कौन रहा? नेपाल, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। भारत ने ढाका यानी बांग्लादेश में चीनी ताइपे को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता। 2025 जीता। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने वर्ष 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसमें हो जाएगा अनोरा। क्या हो जाएगा? अनोरा। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आयकर से। प्रत्यक्ष कर आयकर होता है। आयकर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। यहां देखिए, अनोरा ने 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। 57वां ऑस्कर पुरस्कार 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सान बेकर, अनोरा फिल्म के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉर्डी, द ब्रूट लिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन, अनोरा फिल्म के लिए। अनोरा फिल्म के लिए। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 को हम लोग देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म किसे मिला? बारबी फैल को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे मिला था? बारबी फैल को। निर्देशक इसका कौन था? विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल। कटहल भी फिल्म है। कटहल निर्देशक कौन है? यशवर्धन मिश्रा। कटहल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? शाहरुख खान। किस फिल्म के लिए? जवान फिल्म के लिए। और विक्रांत मेसी, ओ बारहवीं फैल के लिए जो विक्रांत मेसी रोल किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। मिशेल चटर्जी वर्सेज नॉर्वे फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन, फिल्म द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी। 3 घंटियां क्रमशः 48, 60 और 90 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियां सुबह 10 बजे एक साथ बजाती है तो उस दिन तीनों घंटियां फिर किस समय बजेगा? देखिए, तीनों का एल यानी कि एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके क्या कीजिएगा? 60 से इसको भाग दीजिए, यानी जितना मिनट आएगा उसमें 60 से भाग करके घंटा डाल दीजिएगा और आंसर हो जाएगा रात 10 बजे। देखिए, 48, 60 और 90 का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 24, 30, 45, फिर 2, 12, 15 और 45। तो 3 लेते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 15 तिया 45। फिर 5 लेते हैं, 4, 1, 5 तिया 15।
तो हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 और 4 तिया 12, परछा का 72, यानी 720 मिनट। एक 60 से मिनट से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 12 घंटा। 12 घंटा के बाद फिर बजेगा, यानी रात 10 बजे बजेगा। इसी तरह आपको निकाल लेना है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। वर्ष 2025 की थीम योग फॉर वन ऊर्जा वन हेल्थ है। 2025 की थीम क्या है? योग फॉर वन अर्थ, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में यूएन में 21 जून को योग दिवस मनाने की घोषणा किया। इसके समर्थन में 177 देशों ने समर्थन दिया कि हां, योग दिवस मनाना चाहिए 21 जून को। 21 जून को ही हम लोग योग दिवस क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, 21 जून को। और प्रथम योग दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया, 21 जून 2015 को। अगर हम लोग देखें योग नगरी किसे कहते हैं, तो मुंगेर को कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंगेर को कहते हैं। मुंगेर को कहते हैं। अब देखते हैं 80 नंबर सवाल, इसका हो जाएगा आंसर बी। भारतीय संविधान के नियम में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत, 226 के तहत। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है, चाहे वह मामला मूल अधिकार का हो या अन्य कोई मामला हो। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल्य अधिकार के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकार या अन्य अधिकार के मामले में अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है? 5 प्रकार का रिट जारी करता है। 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जिसमें एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात सशरीर न्यायालय के सामने उपस्थित होना, या आप किसी आदमी को गिरफ्तार किए हैं तो 24 घंटा के अंदर आप उसे न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। उसे क्या कीजिए? न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। यानी व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद हम देखें परमादेश। परमादेश यानी परम आदेश, हम आपको आदेश देते हैं। अर्थात न्यायालय क्या करता है? वरीय कर्मचारी को आदेश देता है कि आप ये कार्य कीजिए, आप इस कार्य के लिए लायक हैं, आप ये कार्य कीजिए, अगर आप गलत कर रहे हैं ये कार्य मत कीजिए, हम आदेश देते हैं। उसके बाद आता है प्रतिषेध। नाम से ही पता चलता है प्रतिषेध यानी रोकना। उसके बाद देखते हैं हम लोग उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। उसके बाद अधिकार परीक्षा, यानी किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। इसमें प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो होता है ये न्यायिक रीट होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को आदेश देता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देता है। इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे बहुत अच्छा से। हम ला रहे हैं अपना क्लास यूट्यूब पर ही, उसके बाद आप लोग देखिएगा। कोशिका का कौन सा अंग श्वसन में सहायक होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? तो नेशनल मंडेला को कहा जाता है। नेशनल मंडेला को कहा। अफ्रीका का अश्वेत प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो नेशनल मंडेला था। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेशनल मंडेला को ही 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने।
पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2025 मिला है? किसे मिला है? तो सुनील अमृत को। किसे मिला है? सुनील अमृत को। किसे मिला है? सुनील अमृत को। किसे मिला है? सुनील अमृत को। कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग हम लोग किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू को कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में। बुड़बक था पृथ्वीराज चौहान, बुड़बक था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा दिया, तो इसको होना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, लेकिन छोड़ दिया। तो बाद में दूसरा जो युद्ध हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें क्या हो गया? मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो ये क्या किया? देखिए दिमाग का तेजी, इसको मार दिया जान, खत्म खेला। अगर यही मार देता पहली बार ही इसको, तो इसको मारता कोई? नहीं मारता। लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं मारा। मोहम्मद गौरी आया, तब ना आया कुतुबुद्दीन ऐबक, तब ना दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ। न आता न दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता। हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? तो वायुपुत्र है। कौन सा है? वायुपुत्र है। वायुपुत्र है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो पवन नहीं है। यह क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा को ही नवीकरणीय ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या आता है? पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि नवीकरणीय होते रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन परंपरागत ऊर्जा जो होता है ये एक समय बाद खत्म हो जाता है, जैसे बिजली, जैसे एलपीजी, कोयला। अभी मोदी कह रहा है ना कि पेट्रोल कम जलाइए, तेल कम जलाइए, कह रहा है ना, तो परंपरागत ऊर्जा का ही स्रोत है पेट्रोल, डीजल, कोयला। ये सभी क्या है? ये सभी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। 90 नंबर सवाल में बी नंबर आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज ने। चार्ल्स डार्विन ने दिया था प्रकृति यानी कि प्रकृति चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसी ने दिया था। प्रकृति चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। उसके बाद 92 नंबर देखते हैं, तो इसमें डी हो जाएगा 92 नंबर में। भारत रत्न पुरस्कार को मरणोपरांत प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम मरणोपरांत पुरस्कार लेने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। 1966 में। और मदर टेरेसा को कब मिला था? 1980 में। 1980 में। इंदिरा गांधी को कब मिला था? 1972 में। 1972 में। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में। 1955 में। 1955 में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर रेडियो तरंग के माध्यम से वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो वायुयान की स्थिति हम लोग रडार से करते हैं। किससे करते हैं? रडार से करते हैं। देखिए यहां रडार के प्रयोग से रेडियो तरंग के माध्यम से वायुयान की स्थिति हम लोग ज्ञात करते हैं। रडार का आविष्कार हेनरिक हर्टज तथा रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। हेनरिक हर्टज तथा रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। जैसे हम लोग देखते हैं अल्टीमीटर किसमें यूज होता है? तो उड़ते हुए विमान में ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, उड़ता हुआ जो विमान है उसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर का यूज होता है। एक होता है रेडियोमीटर, विकिरण की माप ज्ञात करने के लिए। पेरिस्कोप, पनडुब्बी से बाहर का दृश्य देखने के लिए। एनीमोमीटर, वायु तथा हवा की गति ज्ञात करने। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? वायु तथा हवा की गति। टेकोमीटर से हम लोग मापते हैं वायुयान तथा मोटर नाव की गति मापने। क्रोनोमीटर से जलयानों के समय मापन करते हैं।
स्पीडोमीटर से कार, बस, ट्रक आदि की गति प्रदर्शित करने के लिए। डायनमोमीटर से इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने के लिए। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापने के लिए। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोफोन से कान में लगाकर सुनने के लिए। वाइनोक्यूलर से दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। कैलीपर्स से बेलनाकार वस्तु की मोटाई मापने के लिए। कार्बोरेटर से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण इंजन में मापने के लिए। सबने पूछा जाता है। पटना मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ था? पटना मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसमें हो जाएगा आपका 6 अक्टूबर 2025 को। नहीं क्या? हाँ। पटना मेट्रो का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को किया था, लेकिन इसका परिचालन 7 अक्टूबर 2025 से आम जनता के लिए खोल दिया। भारत में मेट्रो का परिचालन की शुरुआत अगर देखें तो 1984 से 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में हुआ था। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुआ था। भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पे चीन है और दूसरा स्थान पे अमेरिका है और तीसरा स्थान पे भारत है। भारत में सबसे अधिक मेट्रो परिचालन और सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहां है? दिल्ली में है। मेट्रो मैन किसे बोला जाता है? श्रीधरन को बोला जाता है। श्रीधर को मेट्रो मैन बोला जाता है। मेट्रो मैन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। कब? कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था। पंडित विशन नारायण धर ने किया था। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है, लेकिन अगर संक्षिप्त में गाएं तो 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को इसे क्या किया? इसको संविधान में यानी मान्यता दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान। जबकि राष्ट्रीय गीत बोले प्रथम बार राष्ट्रीय गीत कब गाया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 28 ग्राम। कितना होता है? 28 ग्राम। अगर -31 केजी लिखा होगा तो यह भी सही होगा। यह भी सही होगा। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत लेना। रिश्वत लेना। मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। सीसी मक्खी से सोने की बीमारी होता है। सोने की बीमारी होता है। फाइलेरिया जो होता है बूचेरिया नामक अति से होता है। बालू मक्खी से काला जार होता है। काला जार होता है। काला जार होता है। प्रभाव पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रभाव पोर्टल तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसमें होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। अब हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देख लेते हैं पहले एक बार। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। एक होता है इलेक्ट्रॉन,
एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इसमें हम लोग देख लेंगे, एक में देना है द्रव्यमान और एक में देना है आवेश यानी चार्ज। आवेश यानी चार्ज, यही सवाल ज्यादा पूछा जाता है। मान के चलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो 1.6 गुना इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपका 1.6 गुना 10 पर पावर 19 गुलाम होता है। यहां होता है नेगेटिव चार्ज, जबकि प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव 1.6 गुना 10 पर पावर 19 कूलाम्ब होता है। 19 कूलाम्ब होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान के बारे में। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान के बारे में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 31 केजी। इसी को हम लोग अगर बोल सकते हैं 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 28 ग्राम में बदल सकते हैं। इसी तरह भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखें प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6725 गुना 10 पर पावर माइनस 24 केजी। कितना होता है, माइनस 24 नहीं 27 होगा, 24 नहीं होगा, माइनस 27 केजी। 24 कब होगा, 24 ग्राम में होगा। 1.6725 गुना 10 पर पावर माइनस 24 ग्राम, ये बना लीजिएगा आप लोग। इसमें हो जाता है 1.6748 गुना 10 पर पावर माइनस 27 किलोग्राम। इधर आप लोग बना लीजिएगा, 3 घटा के ग्राम में, इधर आप लोग बना लीजिएगा। तो यही होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश। अगर आपसे सवाल पूछे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो माइनस नेगेटिव 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम, जबकि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, पॉजिटिव 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 31 केजी। इसको छोड़िए, इसको बना लीजिएगा। और उसके बाद होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6725 गुना 10 पर पावर माइनस 27 केजी, और इसका होता है इतना। कितना मास्टर क्या करता है, बहुत सारा मास्टर क्या करता है कि 1.67 लिख के 10 पर पावर माइनस 27 केजी लिख देता है, इसी तरह, और इसको भी उसी तरह लिख देता है। लेकिन अगर आपसे कभी भी सवाल पूछ ले द्रव्यमान में कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, तब आप क्या कीजिएगा, तब आंसर नहीं मार पाइएगा। जब तक आपको ये दोनों डिजिट पता नहीं रहेगा तो कैसे मारिएगा। अब मार सकते हैं कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, तो जे थॉमसन ने किया, जे थॉमसन ने। जबकि प्रोटॉन का खोज किसने किया है, तो गोल्डस्टीन ने किया है, गोल्डस्टीन ने किया है। जबकि नामकरण किया है रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, चेटविग ने किया है, चेटविग ने किया है। कब, 1932 में। कब किया है चेटविग ने, तो 1932 में। कब, जबकि गोल्डस्टीन ने कब खोज किया था, 1919 में। और जे थॉमसन ने 1897 में, 1897 में। इतना ही याद रखिए, उसके बाद हम बताएंगे फिर यूट्यूब पे ही हम अपना क्लास लाएंगे, एकदम फ्री में, एकदम पढ़िए अच्छा से, कॉन्सेप्ट से, और नौकरी लीजिए। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।